ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने साक्षात्कार तथा भेंट वार्ता के बारे में देखा। आज रेडियो पत्रकारिता के बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी से। वह हमें आवाज की दुनिया में नई सोच, नई सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन करेंगी। डॉक्टर उषा शर्मा जी, आप पूर्व सीनियर अनाउंसर हैं ऑल इंडिया रेडियो जलगांव के। आपकी मधुर वाणी से आपने लाखों श्रोताओं का प्यार और सम्मान पाया है। आपको ईश्वर से प्राप्त मधुर आवाज की प्रतिभा का प्रयोग आपने आकाशवाणी की सेवाएं करते हुए कई सामाजिक आध्यात्मिक कार्यक्रम उपक्रमों में किया है। आप रोटरी क्लब मिड टाउन के माध्यम से अपनी सेवाएं देती हैं। आपने कई महानुभावों का साक्षात्कार आकाशवाणी में लिया है। विभिन्न टॉक शो कार्यक्रमों से आपने आकाशवाणी के सेवा करते लेखन क्षेत्र में भी 5 अमूल्य किताबें लिखी है। इस सेवाओं के लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मान से नवाजा गया है। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग की भी आप वरिष्ठ फैकल्टी है। तो आइए ऐसे मधुर वाणी की धनी डॉक्टर उषा शर्मा जी से आप सुनेंगे आवाज की दुनिया की नई सोच, नई सेवाओं के बारे में। ओम शांति। मीडिया विंग्स आरई एंड आरएफ और मीडिया सर्विस सेंटर नॉर्थ महाराष्ट्र जलगांव की ओर से ये ट्रेनिंग शिविर का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर जो प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे विषय दिया आवाज की दुनिया में नई सोच और नई दिशाएं। अब ये आवाज जो है, ये आवाज सदियों पुरानी हमारे परिसर में, हमारे निसर्ग में, आसपास में कई तरह की आवाजें हैं। जब इंसान बोलना भी नहीं जानता था, तब भी उसके पास आवाज थी। प्रकृति में नदियों का, झरनों का बहना, उनकी आवाज हम सुन सकते थे। हम पंछियों को बोलते सुन सकते थे और कभी कभी मुर्गे की बांग पे हम जगा कर सकते। आज तो अलार्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आवाज ईश्वरीय देन है और इस देन को जब हम पहचानते हैं, जानते हैं और इसका सही सही प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तभी हम एक प्रतिदान की भावना रख सकते हैं। अब ये जो आवाज का विषय है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको अपने विषय की ओर ले जाने का प्रयास करूंगी। देखिए मित्रों, मशीनों की गड़गड़ाहट में, कारखानों की चहल पहल ने और आजकल जो डीजे बजता है, इससे हम लोग परेशान हैं। और अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें जो हैं, उसकी वजह से हम परेशान हैं। लेकिन हमें ब्रह्म कुमारी सेंटर में क्या सिखाया जाता है? कई भाइयों का मैंने साक्षात्कार लिया था। एक साक्षात्कार मुझे ये सिखा गया कि हमने सकारात्मक भूमिका लेनी चाहिए। तो भले ये मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी हाई है, शोर शराबा है, सकारात्मक बाजू क्या है इसकी कि हमें इसके माध्यम से दुनिया के हर कोने में पहुंचने का अवसर मिलता है। एक आवाज जो आज 100 साल की होने जा रही है मित्रों, अपनी उम्र की 14 वर्ष की आयु से उस आवाज ने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की कि वो आवाज केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर में पहुंची है और हमारे भारतवर्ष का सर ऊंचा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं लता दीदी की बात कर रही हूँ। आवाज उन्हें मिली, उस आवाज को तराशा गया। जिस तरह सोने को आग में डाल करके उसे ढाला जाता है, उसे गहने बनते हैं, उसी तरह लता दीदी ने अनेक संघर्षों में अपनी आवाज को इतनी मधुरता, इतनी शीतलता और जिसे बोलेंगे कर्ण मधुर आवाज,
तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास में भी आवाज ही है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी आवाज मीठी ही हो, हमारी आवाज पतली ही हो। वो मोटी भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, लेकिन कर्ण मधुर होनी चाहिए, कर्ण कर्कश नहीं होनी चाहिए। अब ये दीदी के बारे में मैं कहते हुए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। उनके लिए कहते हैं, रोशनो दर से फजाओं से महक आती है, रोशनो दर से फजाओं से महक आती है, तेरा नगमा तेरी आवाज इधर जाती है। तो ये आकर्षण हमारी आवाज में हो। तो दीदी ने भले ही संगीत की साधना से अर्थार्जन किया है, लेकिन वो गौण बात है। आज हमारा भी विषय वही है कि हम आवाज के माध्यम से हम थोड़ा सा अर्थार्जन करें, हमारा नाम हो, हमें लोग पहचाने और हमें कुछ नौकरी या रोजगारी मिले या एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर आपको वो चाहिए, अगर हमें वो चाहिए, तो बस एक नाम याद रखें, लता दीदी और उनकी साधना। कोई बात इस दुनिया में सहज नहीं मिलती, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। अब देखिए, त्याग की बात है, सबसे पहले आपको क्या त्यागना होगा? तला तली की चीजें। हमें जो रोज रोज समोसे पूड़ी कचौड़ी नहीं खानी है। एक हाथ पर ठीक है भाई, लेकिन वो त्याग यहाँ पर जरूरी है। तीखा मिर्ची वाला, खट्टा मीठा, तो ये खट्टी चीजों से भी परेशानी होती है। एक हाथ बार ठीक है, लेकिन अगर आपकी साधना आपको कुछ नाम दिलाती है, पैसा दिलाती है, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स भी छोड़ दीजिए, मेरा तो ये कहना है। और गर्मियों में भी फ्रिज का पानी ना पिए, नॉर्मल पानी। अरे घड़ा इतना सुंदर, जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, ये माटी के घड़े जो होते हैं, उस घड़े का पानी पीजिए, आत्मा तृप्त होती है, गला तृप्त होता है और आपकी आवाज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। रही बात अभ्यास की, लता दीदी सुबह 3 बजे से तानपुरा लेकर के गाना गाया करती थी, उन्होंने वो साधना की। आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको उस फील्ड में जाना है, उस क्षेत्र में जाना है, तो आपको अभ्यास करने की अत्यंत आवश्यकता है। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप किताब निकाल करके खोल करके उसे पढ़ें। अभ्यास यानी आपके गले को, आपकी आवाज को, आपकी वोकल कॉर्ड्स को आपने तराशना है, उसे एक प्रकार का आकार देना है, उसे एक प्रकार की ऊंचाई देनी है। तो ये अभ्यास आपको बहुत आवश्यक है। और मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाषा। बिना भाषा के और बिना किसी माध्यम के हम संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा कल्चर्ड हो, बिल्कुल सुसंस्कृत हो, सुघड़ हो, सुंदर हो, तो वो अपील करती है, सामने वाले का दिल जीत लेती है। तो जिस भाषा में आपको बोलना है, मराठी में बोलना है, मराठी का ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए, उसका व्याकरण आपको मालूम होना चाहिए, उसके छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, मराठी में जैसे बोलते हैं ह्रस्व दीर्घ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना है। मराठी साहित्य का अभ्यास आपने करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस परिसर का ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए। जैसे हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो मराठी के साहित्यकार कौन है, संत कवि कौन है, और कथाकार कौन है, उपन्यासकार कौन है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आप हिंदी में अपनी सेवाएं देते हैं, अब जैसे माउंट आबू का जो सामुदायिक रेडियो है, वहाँ पर हिंदी भाषा चलती है। रमेश भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मुझे ये सब पता चला। तो हिंदी में अगर आपको अपनी सेवाएं देनी है, तो हिंदी का भी सामान्य ज्ञान आपको आना जरूरी है। और बोली भाषा में, आम भाषा में, यानी सामने वाला अपना है, हमारा है, और बहुत आपको आत्मीयता से सुनता है, तो आपकी भाषा में वो भी अपना तो आना जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी सेवाएं दी आकाशवाणी में, मैंने एक ही मुद्दा सामने रखा था कि मेरे जो श्रोता हैं वो किसान हैं, मजदूर हैं, रोजंदारी पे काम करने वाले हैं। अगर उनके सामने मैं बहुत ही अलंकारिक भाषा बोलूंगी, तो उनकी समझ के परे है ना? तो आपकी भाषा में ये सरलता, सहजता, मधुरता और अपनत्व होना ही चाहिए। हिंदी मराठी दोनों मिक्स करनी है, तो दोनों का अंतर भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे दूसरा आदमी, यहाँ पे दीर्घ होगा। मराठी में दूसरा आदमी, दूसरी सभा, और रात्रि,
रात्रि अगर हम मराठी में लिखते हैं तो दीर्घ लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो ह्रस्व हो जाएगी, छोटी एक ही मात्रा हो जाएगी, है ना। उसी तरह कवि है, कवि दीर्घ होता है मराठी में और हिंदी में उसकी मात्रा छोटी हो जाती है। तो इतने बारीक सारीक मुद्दे आपको नहीं भूलना है। देखिए ये हुई आवाज की बातें, है ना। तो आपको ग्रामर आना चाहिए, व्याकरण आना चाहिए शब्दों पर, और यहाँ मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि अक्षरों पर भी आघात कैसा होना चाहिए आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अगर आपके पास अच्छी आवाज है, मैं फिर दोहराती हूँ कि आवाज से मतलब है साफ सुथरी, है। तो इस सधी हुई आवाज के लिए आपने जो कोशिशें की हैं, आपके लिए 1000 दरवाजे खुल जाएंगे दोस्तों। आप अपनी सेवाएं रेडियो में दे सकते हैं, जैसे मधुबन का रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो जिसे एफएम कहेंगे। ऑल इंडिया रेडियो है जो सरकारी माध्यम के द्वारा आप जन जन तक पहुंच जाते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि 100% पूरे भारतवर्ष में फैला है, दूर दराज में, पहाड़ियों में, सागर किनारे, नदियों के किनारे, झाड़ियों में, जंगलों में आप सुन सकते हैं। मैं तुलना नहीं कर रही, लेकिन टीवी नहीं पहुंचा, रेडियो जरूर पहुंच गया है। तो आप छोटा सा एक 150 रुपए वाला ट्रांजिस्टर लेकर के भी सुन सकते हैं। ऐसे माध्यम में अगर आपको सेवाएं देनी है तो वैसा प्रयास आपने करना है। एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो जिसे हम कहते हैं, वहाँ आप आरजे बन सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एक विशिष्ट समुदाय को सामने रख करके जब हम बोलते हैं, उस समुदाय का भी आपको अभ्यास, उसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। जैसे हम माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ब्रह्म कुमारी की सेवाएं कहाँ कहाँ तक है, दुनिया भर में है, इसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। ठीक है। अब टीवी में भी आप जा सकते हैं। टीवी के अनेक चैनल, अनगिनत चैनल्स हैं, जिसमें दूरदर्शन एक सरकारी माध्यम हम कहेंगे, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी जिसे हम कहते हैं, जैसे रेडियो और टीवी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। वहां पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, वहां पे किसी प्रकार का ड्रामेटाइजेशन नहीं मिलेगा। यानी रेडियो पे अगर आप सुनते हैं ना, देखिए एक बात ध्यान रखिए, ना वहाँ पे सिगरेट रहेगी, ना दारू रहेगी। उसी तरह दूरदर्शन पर भी है। मतलब सामान्य जनता का पूरा पूरा ध्यान यहाँ रखा जाता है। किसी प्रकार की वल्गरनेस नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। न्यूज़ खबरें खबर के हिसाब से ही प्रस्तुत की जाती हैं। तो आप ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपने इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मैं ये नहीं कहती कि न्यूज़ को ड्रामेटाइज, एक उसे एक नाट्य रूपांतर दे करके उसको बहुत ही ज्यादा भड़क बना करके पेश किया जाता है। तो आप इन चीजों को जरूर गौर से देखें। आप टीवी में या रेडियो में कमेंट्री देने वाले बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, रनिंग कमेंट्री आप दे सकते हैं। मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि पिछले 25-26 वर्षों से मैं जलगांव की पुलिस ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस का प्रत्यक्ष वर्णन देती हूँ, अपनी सेवाएं देती हूँ। तो आपको 26 जनवरी अगर कहा तो आपको देशभक्त बनना ही, देशभक्त तो हम हैं ही, लेकिन देशभक्ति से भरी हुई बातें कवियों को, साहित्यकारों को कोट करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। वहां पर जितने भी आपके सामने चित्र रथ जाते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बच्चे वहां पे अपनी कलाएं सादर करते हैं, तो ये सारी बातें आप रनिंग कमेंट्री में दे सकते हैं। अब रनिंग कमेंट्री केवल गणतंत्र दिवस की नहीं है, क्रिकेट की हो सकती है, किसी विशिष्ट समारोह की हो सकती है। उस समारोह का भी आपने पूरा पूरा ब्यौरा अपने पास रखना आवश्यक है। आप मंच संचालन कर सकते हैं। मंच संचालन में फिर कई विषय आते हैं, राजकीय विषय होते हैं, मतलब पॉलिटिकल फिगर्स जो होती हैं वो सभाओं का आयोजन करती हैं, तो उसकी भी आपको पूर्व तैयारी करना जरूरी। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले पूर्व तैयारी, आप इस शब्द को अच्छी तरह ध्यान में रखिए। कभी भी किसी भी तरह खाली हाथ आपको नहीं जाना है, वरना आपको भी खाली हाथ वहां से लौटना पड़ेगा। संगीत की सभा है, कोई कलाकार अपनी कला पेश कर रहे हैं, अब बड़े बड़े कलाकार मंचन करते हैं, अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो उस कलाकार की जानकारी, वो क्या
पेश करने वाले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और अत्यंत सरल भाषा में श्रोताओं और कलाकार के बीच का एक माध्यम बनना है। देखिए, आपकी बातें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कला बड़ी है, श्रोता सुनने को किसको आतुर है? आपको नहीं। बस आपने उस दो फूलों को जोड़ने का एक धागा बनना है, उसे सूत्रधार कहते हैं, है ना? तो सूत्र माने धागा, तो धागा मोटा नहीं होना चाहिए, फूल नहीं दिखेंगे तो फिर क्या मतलब? तो इन बातों का ख्याल आप रखें। क्रिकेट कमेंट्री आप कर सकते हैं, वो करनी है तो आपको क्रिकेट का ज्ञान आवश्यक है। ये बातें तो बहुत दूर की हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमर्शियल स्पॉट का रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपके गांव में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, या जैसे अपनी ब्रह्म कुमारी की जैसे शिवानी दीदी आई थी, उसका अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो वहाँ पे कितने लोग उपस्थित थे, वहाँ की तैयारी कैसी थी, वहाँ का सूत्र संचालन कैसा रहा, शिवानी दीदी के जो मुद्दे थे अपने भाषण में वो कितने महत्वपूर्ण है, और कितने लोग लाभान्वित हुए, ये सारा आपको संकलित करना पड़ेगा, और फिर उसे कहेंगे हम स्पॉट रिपोर्टिंग। ओके। प्रोमोज में आप अपनी आवाज दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्शन का आप विज्ञापन बना रहे हैं, उसकी जानकारी देखिए 10 सेकंड और 30 सेकंड में स्पॉट बनते हैं। रेडियो पे तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं, टीवी पे ज़्यादा हो जाते हैं, 40-40 सेकंड्स के होते हैं। देखिए, और फिर सेकंड्स की बात आई तो यहाँ पे समय सूचकता भी आपको होनी चाहिए। 5 सेकंड और 5 घंटे, अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अगर आप सही समय पे पहुंचते हैं, तो इसका मतलब है आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ गया। देखिए दोस्तों, कितने मुद्दे आते हैं। एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप शरीक होते हैं तो आपके ऊपर कितने संस्कार होते हैं। भाषा का होता है, टाइम का होता है, जनरल नॉलेज का होता है, इतिहास का होता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप वहाँ जानकारी लेते हैं, ये सारी बातें हैं। और अलावा इसके आपका आर्थिक अर्थार्जन तो होता ही है। अब रही बात साक्षात्कार की, इंटरव्यू अगर आपको लेना है तो सामने वाले का इंटरव्यू आप लेते हैं, वो कौन व्यक्ति है, क्या जानकारी आपको पहुंचानी है। अब जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, कोरोना के जितने भी वॉरियर्स हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो नर्सेस हो सकती हैं, वार्ड बॉय हो सकते हैं, और मेडिकल शॉप वाले हो सकते हैं, या फिर वॉलंटियर्स हो सकते हैं। तो आप उनकी जानकारी लीजिए, कितने महीनों से, कितने देर से वहाँ पे काम देते हैं, कैसी सेवाएं देते हैं, और कितना मुश्किल होता है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं अगर किसी क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति का ले रही हूँ इंटरव्यू, तो मुझे वो भी जानकारी होनी चाहिए। अब रही साक्षात्कार की बात, यानी इंटरव्यू। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं आकाशवाणी जलगांव में करीब 32 वर्ष थी, उसमें से मेरे ख्याल से मैंने नहीं तो बड़े बड़े जो माउंट आबू से बड़े बड़े दिग्गज और वक्ता आते थे, जैसे उषा दीदी का नाम मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगी। मैंने इंटरव्यूज़ लिए और मैंने बाबा की सेवा दुनिया तक, यानी जी 4-5 जिलों तक पहुँचाई। तो अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो सामने वाले का परिचय आपको ज़रूर आना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चर्चाओं में अगर आप सहभागी होते हैं, एक विषय दिया, यूट्यूब का विषय है, यूट्यूब पे भी आप चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। किसी कहानी का, किसी उपन्यास का वहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं। माउंट आबू में आपको अनेक ऐसे अवसर प्राप्त होते होंगे जहाँ पे मंच संचालन, है ना, एंकरिंग जिसे बोलते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात तो बताई है। सामने का जो मॉब है, श्रोतागण जो है, उन्हें ध्यान में रखते हुए देखिए, वहां पर भी एक एज की बात आती है कि किस एज का श्रोता आपके सामने बैठा है। अब माउंट आबू में तो करीब करीब सभी साधक आते हैं, और दूर दूर दराज से जो वहाँ पे अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए आते हैं, उनसे आपको रूबरू होना है। तो प्रमुख वक्ता, उसका जो ओपनिंग कार्यक्रम का ओपनिंग से अंत तक, मतलब आभार प्रदर्शन तक, आपके हाथ में पूरा सूत्र रहना बहुत आवश्यक है। आपको उद्घाटन करना है, उस समारोह का उद्घाटन होता है, लेकिन ये नहीं कि आओ भी जल्दी जल्दी, ये हमारे प्रमुख वक्ता हैं,
हमारे मेहमान हैं, आज के अतिथिगण हैं, ये दीप प्रज्वलन करेंगे, नहीं। उसके पहले उसे आपको श्रोताओं को अवगत कराना है कि आज के समारोह का उद्देश्य क्या है। वो परिसर, उस प्रकार का वातावरण निर्माण करना आपके हाथ में है। वो निर्मित होने के बाद में आप प्रास्ताविक करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उन्हें बुलाएंगे, वो प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना में फिर वो उद्देश्य जाहिर होगा। फिर धीरे धीरे प्रमुख वक्ता तक आता है विषय, फिर अध्यक्षीय भाषण होता है, उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, यानी आभार प्रदर्शन होता है। तो दोस्तों, ये सारे मुद्दे शुरू से लेकर के अंत तक, आभार प्रदर्शन के बाद में आपको फिर कई सारी सूचनाएं देनी होती है कि भाई इसके बाद में दोपहर का ये सेशन होने वाला है या अगले दिन की आपको घोषणा करनी है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी आपको अपने चारों पांचों होश हवास साथ में रखने हैं। आप क्या बोल रहे हैं, सामने वालों का प्रतिसाद क्या मिल रहा है, संभाषण में या भाषण में किसने क्या कहा, ये नहीं कि अभी अभी आपने इनको सुना अब आप इनको सुनिए, नहीं। आपने जो पहला वक्ता बोल के गया है उसका सार 2 पंक्तियों में, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूरी परीक्षा हो जाती है कि 2 पंक्तियों में आप उसका सार बताइए और उसको फिर अगले फूल से, अगले पुष्प से जोड़ने का कैसे अपनी कला से आप प्रयत्न करेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला वक्ता है, ये आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में और पूरे समर्पण के साथ में उनको आमंत्रित करेंगे और ये बताएंगे कि हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें ज्ञान बताएंगे, हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार आपके हाथ में सूची आ जाती है कि अगले दिन ये कार्यक्रम है और उसका सीक्वेंस आ जाता है। तो दोस्तों, 2 दिन पहले पूरा अपने दिमाग में रखिए, कार्यक्रम के 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले वहां चले जाइए, ताकि वो समारोह का जो वातावरण है वो आपके शरीर में भिन जाए, आपके मन में भिन जाए और आप उन्हीं के होके रह जाएं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है भाई और बहनों, कि मैंने अपने अनुभवों के द्वारा, मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव के द्वारा आपको छोटा सा एक प्रयास मेरा जो आपके सामने रखा, आपने उसे अच्छी तरह सुना होगा और आप भी वैसी ही कोशिश करेंगे। यहाँ पर जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत अच्छा एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है या आरजे बनना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। आजकल बहुत छोटे मोटे कोर्सेज निकले हैं, प्राइवेट कोर्सेज जिसमें आप डिप्लोमा पा सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी हो सकता है। मास मीडिया के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं, वहाँ जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और सामान्य ज्ञान, समाज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप अच्छे एंकरिंग बनने के लिए आपको मजबूत पाँव रखने पड़ेंगे, ताकि आपको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिल जाए। आप एक ही समुदाय में बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। एक एक ही और एक मैं अपना मन का अनुभव या मेरी मन की बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप किसी की भी नकल ना करें, आप जो हैं वो ही प्रस्तुत हों। किसी को फॉलो मत करिए, किसी को कॉपी मत करिए। सभी लता दीदी के गाने गाने लगेंगे तो मुश्किल है। आपको ईश्वर ने कुछ अलग आवाज़ दी है, आपकी कला अलग है। आप अपने नाम से अपनी पहचान, अपनी आवाज़ की पहचान बनाइए, है ना। नकल करना बहुत गलत बात है। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखिए, मेहनत करिए, ट्रेनिंग लीजिए और एंकरिंग करने वाले जो हैं, अभी आप टीवी आपके सामने है, बहुत बड़ा माध्यम है, देखिए सुनिए लोग बाग कैसे एंकरिंग करते हैं, लेकिन उनकी नकल मत उतारिए, है ना। मैं इतना कह करके अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। मैं मीडिया प्रभाग की बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे ऐसी सेवाएं देते रहते ये मेरा सौभाग्य है। पुनश्च धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा शर्मा जी आपका। आपने तो कमाल कर दिया, सचमुच अपनी मधुर वाणी से आपने सभी के मन को जीत लिया। आपने जिस प्रकार से हमें स्वरों की साधना करने के मंत्र दिए,
जिससे हमारे प्रशिक्षण लेने वालों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपका पुनः धन्यवाद। ओम शांति।